छांगुर पीर के धर्मांतरण से जुड़े नेटवर्क की किताब बहुत बड़ी है और इस बड़ी किताब के कई पन्ने पुलिस अफसरों और प्रशासनिक अफसरों की मिलीभगत से लिखे गए हैं। एसटीएफ ने इस मामले की गोपनीय जांच की है। एटीएस ने जो पड़ताल की, रिमांड की अवधि के दौरान छांगुर पीर से जो पूछताछ में फैक्ट सामने आए हैं उसमें तहसील से जुड़े और पुलिस प्रशासन से जुड़े कई अफसरों के नाम शामिल हैं। एक एडीएम की भूमिका संदिग्ध है। 2 सीओ और 1 इंस्पेक्टर छांगुर नेटवर्क के लिए काम किया करते थे। अब जांच इस ओर भी हो रही है कि छांगुर पीर ने जो पूछताछ में इनकी मिलीभगत के बारे में बताया है, क्या सिर्फ अपने को बचाने के लिए और पुलिस प्रशासन के अफसरों पर निशाना साधने के लिए किया है या वाकई इन लोगों की भूमिका संदिग्ध थी। क्योंकि बीते 15 साल के आपराधिक मामले जो छांगुर पीर और उसके गुर्गों के खिलाफ दर्ज कराए गए, उनकी जांच की जा रही है। उनका स्टेटस खंगाला जा रहा है कि आखिर उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ और उसका फायदा छांगुर पीर ने उठाया कि वो अपने नेटवर्क का लगातार विस्तार करता रहा। तो ऐसे में भूमिका की जांच की जा रही है और बिना तहसील विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के जमीनों की जो खरीद फरोख्त पीर बाबा कर रहा था वो संभव नहीं थी। तो ऐसे में उनकी भूमिका भी तलाशी जा रही है और अगर इनकी भूमिका पाई गई तो योगी सरकार में 0 टॉलरेंस के हिसाब से एक्शन होगा। अब एडीएम, 2 सीओ और 1 इंस्पेक्टर फिलहाल सवालों के घेरे में हैं और इनकी एसटीएफ गोपनीय जांच भी कर रही है। छांगुर बाबा ने जिन लोगों को बहला फुसलाकर धमकी देकर धर्म बदलवाने की कोशिश की, उसमें से एक हरदीप जी भी हैं, बलरामपुर के रहने वाले हैं। हरदीप जी, पूरी किस्सा बताइए कि कैसे ये लोग अपना काम करते हैं, कितने लोग इनके गिरोह में शामिल हैं, कैसे अप्रोच किया जाता है? अब गिरोह का तो हम नहीं जानते हैं कि कितने गिरोह इनके हैं। मैं वहाँ एक मुंशी का काम करता था, जो बिल्डिंग बन रही थी। अच्छा, जो छांगुर बाबा की बिल्डिंग? छांगुर बाबा की बिल्डिंग थी, वहाँ मुंशी थे। बहुत दिन तक हम वहाँ काम किए हैं। हमारा काम देखभाल का केवल था। पर्सनल मुंशी हम उनके थे केवल देखभाल के लिए कि मटेरियल कैसा है, कैसा नहीं है, कितना क्या हो रहा है। कुछ दिन के बाद हमारे गाँव का एक संचित नाम का लड़का था, उसको भी हम काम पे ले गए थे, वहाँ लगवाए थे। झाड़ू पोछा का काम करता था वो। ठीक है। उसको टार्चर किए, बहुत परेशान किए। उसके बाद जो है टॉर्चर से मतलब धमकियाँ दिए, ये किए, पैसे का लालच वलच दिए कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, शादी विवाह हो जाएगा। ऐसा होता रहा। उसके बाद जो है वो हमसे भी कहा, जो ठेकेदार वहाँ थे, ठेकेदार से भी कहा। ठेकेदार आपसे क्या कहा? आप अपनी बात बताइए। हमसे यही कहा कि मतलब तुम धर्म को धर्म वापस कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, 5 लाख रुपए तुमको मिल जाएंगे। तो ये किसने कहा और कैसे कहा? संचित से कहा, मतलब उन्होंने, छांगुर बाबा ने और नवीन ने। तो यही सब बातें चलती रही। कुछ 2-4 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया। उसके बाद हमसे भी वही चीज हमारे सामने भी आया। छांगुर बाबा ने बुलाया क्या, डेली मिलते ही थे, काम चालू था उनका, सुबह शाम आना जाना रहता ही था। कभी कभार नहीं आते थे और देखभाल रहता था तो पूछते जरूर थे, भाई मिलना तो ही पड़ेगा, मालिक जब नौकरी कर रहा हूँ तो मुलाकात तो होती ही थी। तो आप वो बताइए कि आपसे कैसे बात की, क्या कहा? बस यही लालच वालच दिए कि जो है मतलब इस्लाम कबूल कर लो, फायदे में रहोगे, घर बन जाएगा, पैसे हो जाएगी, दौलत हो जाएगी, ये सब लालच दिया उन्होंने। ये छांगुर बाबा कह रहे हैं? हाँ, तो हमें थोड़ा मजाक टाइप का लगा, हम अवॉइड कर गए। फिर 2-3 दिन के बाद उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। नबीन से हमारी झड़प भी हुई, यहाँ तक कि नबीन ने बहुत बुरा हमें गाली भी दिया। हाँ, इसी बात को लेकर, झड़प को लेकर के फिर हम थाने पे भागने लगे, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 2 नवंबर 2022 में हमने मुकदमा पंजीकृत करवाया बलरामपुर में, न्यायालय में। लेकिन ये धर्म परिवर्तन का ही मुकदमा था? जी। फिर वहाँ से जो है वो पेंटिंग में कर दिया गया, क्योंकि वहाँ हम लोगों की सुनवाई नहीं होती थी। पैसा वाला था बाबा, उसकी सुनवाई होती थी, हम लोगों की सुनवाई नहीं होती थी। कुछ समय बीतने के बाद जब उसको पता चला कि हमने मुकदमा कर दिया है, तो उसने एक पिंकी नाम की लड़की जो हरैया थाना की है, उससे बलात्कार का मुकदमा हमारे ऊपर करवा दिया। अच्छा, मतलब ये है कि अगर आप धर्म नहीं बदलेंगे तो झूठे मुकदमे में आपको फंसाएंगे? झूठे नहीं, जब मैंने अपने धर्म परिवर्तन का बयान दर्ज करवाया, मुकदमा करवा दिया उसके ऊपर, तब उसको ये लगा कि हम फंस जाएंगे। तब हमको टार्चर करने के लिए उसने पिंकी नाम की एक लड़की से जो है मुकदमा मतलब डराने के लिए। हाँ, अब डराने के लिए क्या, जब मुकदमा लिख गया तो डराने वाली क्या बात है? फिर तो सीधे कर ही रहा है। पुलिस रह गई बात पुलिस की। पुलिस हमारे घर पे गई सम्मन लेकर के, नोटिस लेकर के, लेकिन उन्होंने कुछ कभी कहा नहीं मेरे बच्चों को या हमको, किसी को नहीं। अच्छा,
थाना उतरौला थाने के पुलिस हो चाहे गड़ास की हो, मतलब जांच पुलिस भी समझ रही थी और जांच भी निष्पक्ष। हाँ, पुलिस समझ रही थी कि सब गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उतरौला की जो पुलिस है, गड़ास की जो पुलिस है, गड़ास थाना की, ये लोग सब जानते थे कि बाबा इस लायक है। हाँ, ये टार्चर कर रहा है, फंसा रहा है। कभी पुलिस वालों ने हमें तकलीफ नहीं दिया। तो उस मामले में अभी चल रहा है कोर्ट में या बरी हो गए आप? चल रहा है मामला, बरी कहाँ हुए हैं, मामला तो हमारा चल ही रहा है। वही तो हम कह रहे हैं कि इसकी जांच कर ली जाए। एक जांच बैठे, जो विवेचक हूँ उसको जांच कर लें। अगर मैं सही गलत हूँ तो मुझे सजा दिया जाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उससे पूछा जाए कि तुम किसके कहने पर जो है मुकदमा लिखाई हो हरजीत के ऊपर। गलत तो नहीं कह रहे हैं। आपका गांव कौन सा था? रसूलाबाद। अच्छा, एक चीज बताइए हरजीत जी कि बाबा का बड़ा नेटवर्क है, तो उससे मिलने जुलने वाले लोग, चूंकि आप वहां पे केयर टेकर थे, तो मिलने जुलने वाले जो लोग आते होंगे तो वो आप जानते पहचानते होंगे। कितने लोग मिलने आते होंगे? ऐसा है कि सुबह 8 बजे हम वहाँ पहुँच जाते थे, 8-9 पे। शाम को 5 साढ़े 5 वहाँ से हम चले आते थे। ठीक है, कितनी संख्या रहती होगी? संख्या नहीं, पहली बात तो कभी कभार कोई आ गया तो आ गया गाड़ी उड़ी से, नहीं तो जो भी उससे मिलने वाले होते थे वो रात में मिलते होंगे। दिन में कौन आएगा? 50-60 लेबर काम कर रहे हैं, मिस्त्री काम कर रहा है। तो गलत काम करने वाला दिन में थोड़ी ना आएगा। रात में आते बाकी जैसे आसपास के गांव के लोग इस तरह के कुछ आते थे क्या? बहुत से लोग काम होता था, बिल्डिंग अच्छी बन रही थी, देखने के लिए आते थे लोग। आपके सामने और लोगों को भी उसने इस तरह का प्रलोभन देकर ऑफर दिया इस्लाम कबूल करने को? जी नहीं, मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं कही। 2 ही मैटर हमारे सामने यही है, एक संचित का और एक मेरा। जी, बाकी कहीं पाकिस्तान की बात, सऊदी अरेबिया की बात? ऐसा कुछ नहीं मैं जानता हूँ। जितना मैं जानता हूँ उतना ही बताऊंगा। रह गई बात, जब 3 तारीख को हम यहाँ आए थे विश्व हिंदू परिषद रक्षा परिषद इस कार्यालय पर, मीडिया वालों ने जब आवाज उठाई तो उसके बाद एसटीएफ पुलिस और एटीएस पुलिस ने जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मदद किया और बाबा को धर दबोचा। बाबा का मकान गिर गया। जांच नेपाल से कोई ऐसी बात कि नेपाल से आना जाना हुआ करता हो? नहीं, हम नहीं जानते हैं इसके बारे में। छांगुर पीर के धर्मांतरण से जुड़े नेटवर्क की किताब बहुत बड़ी है और इस बड़ी किताब के कई पन्ने पुलिस अफसरों और प्रशासनिक अफसरों की मिलीभगत से लिखे गए हैं। एसटीएफ ने इस मामले की गोपनीय जांच की है। एटीएस ने जो पड़ताल की, रिमांड की अवधि के दौरान छांगुर पीर से जो पूछताछ में फैक्ट सामने आए हैं उसमें तहसील से जुड़े और पुलिस प्रशासन से जुड़े कई अफसरों के नाम शामिल हैं। एक एडीएम की भूमिका संदिग्ध है। 2 सीओ और 1 इंस्पेक्टर छांगुर नेटवर्क के लिए काम किया करते थे। अब जांच इस ओर भी हो रही है कि छांगुर पीर ने जो पूछताछ में इनकी मिलीभगत के बारे में बताया है, क्या सिर्फ अपने को बचाने के लिए और पुलिस प्रशासन के अफसरों पर निशाना साधने के लिए किया है, या वाकई इन लोगों की भूमिका संदिग्ध थी? क्योंकि बीते 15 साल के आपराधिक मामले जो छांगुर पीर और उसके गुर्गों के खिलाफ दर्ज कराए गए, उनकी जांच की जा रही है। उनका स्टेटस खंगाला जा रहा है कि आखिर उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, और उसका फायदा छांगुर पीर ने उठाया कि वो अपने नेटवर्क का लगातार विस्तार करता रहा। तो ऐसे में भूमिका की जांच की जा रही है और बिना तहसील विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के जमीनों की जो खरीद फरोख्त पीर बाबा कर रहा था वो संभव नहीं थी। तो ऐसे में उनकी भूमिका भी तलाशी जा रही है और अगर इनकी भूमिका पाई गई तो योगी सरकार में 0 टॉलरेंस के हिसाब से एक्शन होगा। अब एडीएम, 2 सीओ और 1 इंस्पेक्टर फिलहाल सवालों के घेरे में हैं और इनकी एसटीएफ गोपनीय जांच भी कर रही है।